नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आज के अपने इस लेक्चर में हम लेक्चर 15 को देखने वाले हैं। दैट मीन्स 1 to 14 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करा दी हैं। हम ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बुक को कवर कर चुके हैं, 60% कवर कर चुके हैं, 40% बचा हुआ है। उसी कड़ी में आज हम इस लेक्चर 15 के अंतर्गत वैज्ञानिक परिदृश्य यानी कि साइंस के सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, चाहे वो रक्षा की बात हो, अंतरिक्ष की बात हो, चिकित्सा की बात होगी, पर्यावरण की बात होगी। इन सब के जो भी घटनाक्रम है उनके बारे में हम आज थोड़ा सा यहाँ कवर करेंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2, 3 के अंतर्गत इस तरह से हम सारा वैज्ञानिक परिदृश्य जो है साइंस का जो करंट अफेयर्स है 1 ईयर का इस बुक के अंतर्गत वो हम कवर कर लेंगे। आज हम जिस पेज से जिस पेज तक पढ़ने वाले हैं वो आपका 122 124 पेज नंबर तक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पिछली वीडियोस आपने इसकी नहीं देखी हैं तो यहाँ पर मैं लिंक डाल रही हूँ, उसका प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिए प्रॉपर। फिर इस लेक्चर पे जंप करिएगा क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरी चीज़, सारा सीरीज़ वाइज आपका होता चला जाएगा, अदरवाइज़ कहीं से छूटेगा, कहीं से पढ़ लिए होंगे तो उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर साइंस का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। और जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप वीडियोस को लाइक जब करें, शेयर करेंगे उस वक्त आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी असुविधा ना हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो डायरेक्ट आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। हर वीडियो का लिंक इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी कुछ प्रश्न जिज्ञासा है तो आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एनी टाइम, ठीक है। तो आज हम साइंस में पहला देखिए, पहला पेज हमारा क्या है 120 पेज खोल लीजिए। बुक नहीं खरीदी है तो अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, जाके बुक परचेज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ कोई पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होगा इसका अभी मेरे द्वारा भी। और प्लीज़ मुझसे बार बार पीडीएफ के लिए बोलना बंद करें। मेन है कि जो चीज़ पढ़ा रही हूँ उसके लिए बुक खरीद लें। बुक कोई बहुत महंगी नहीं और हर जगह ईजिली अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तो ऑनलाइन किताब भी मंगाई जा सकती है अगर आपको लग रहा है ऐसी असुविधा है आपके आसपास, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आज हम देखते हैं अद्यतन खगोलीय गतिविधियों के बारे में। आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सपोसेट मिशन क्या है। देखिए, किसी मिशन को किस पेलोड के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है, किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, यहाँ पर वो आगे लिखा होता है। तो PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसेट मिशन को भेजा जा रहा है। तो इस मिशन का नाम क्या है, पहले तो हमने समझा एक्सपोसेट मिशन नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है ये इसरो द्वारा यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C55 के माध्यम से एक्सपोसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसी तरह से जैसे 58 C58 PSLV की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह आप देखेंगे कि C57 है, C56 है, जिसको आगे आने वाले अभी बुक देखेंगे पेज पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन क्या कह रही है। एक तो हमने समझा कि PSLV C58 के द्वारा यानी कि उसके माध्यम से एक्सपोर्ट मिशन को भेजा गया है, ठीक है। एक्सपोसेट इस तरह से लिखा जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो पूछा गया है कई बार कि जो सतीश धवन है ना, आपका अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन में, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है एक्सपोसेट ने। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। ऐसी इसरो का, ऐसे DRDO का, ठीक है, SpaceX, इसी तरह से कई सारे जो आपके इस तरह से हैं, वहाँ पर आपको उनके बारे में, जो अंतरिक्ष केंद्र है उनके बारे में पता होना चाहिए। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक्सपोसैट है वो पूर्ण रूप है एक्सरे ध्रुवमाड़ी उपग्रह का, यानी कि एक्स से क्या है एक्सरे, ठीक है। पो से क्या है पोलर मीटर, और सैटेलाइट तो है ही सैटेलाइट, SAT सेट का क्या है सैटेलाइट, यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसका फुल नेम है एक्सपोसेट का। और ये आप देखेंगे कि पोलरीमीटर की जो बात कर रहे हैं, भारत का पहला समर्पित मिशन है। कौन सा, ये पोलरीमीटर जो है ये भारत का पहला समर्पित मिशन है। और ये पोलरीमीटर जो है ये प्रकाश का एक क्या है गुण है, प्रकाश का एक गुण है। तो ये बताता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, प्रकाश का स्रोत क्या है, इत्यादि चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताता है क्या पोलरीमीटर, ठीक है।
पहली चीज़ हमने समझी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नीचे आएंगे तो देखेंगे इस उपग्रह की, ये जो उपग्रह है आपसे बात कर रहे हैं, पृथ्वी की निम्न कक्षा में 2 वैज्ञानिक पोलैंड को लेकर गया है। तो ये जो उपग्रह है ये 2 पोलैंड को नीचे लेकर गया है, निम्न कक्षा में लेकर गया है। तो वो 2 पोलैंड कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है आपको। पोलिक्स है यानी कि पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ठीक है, पोलैरीमीटर यहाँ तक। फिर इसके बाद एक्स का मतलब एक्सरे है, XSPECT, इसको इस तरह से पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। एक्स मतलब एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग की बात कर रहा है। तो 2 पेलोड लेकर गया है, पोलिक्स और SPECT, ठीक है, XSPECT। तो मेन आपका जो है वो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मेन जो है आपका ये पोलैंड के बारे में बात कर रहा है, पोलिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब जो पोलिक्स आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है पोलिक्स, जिसको पोलैरीमीटर, ये जो पेलोड लेकर गया है, ठीक है, पेलोड है ये जो उपग्रह जो है पृथ्वी की निम्न कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड लेके गए। तो पहले पेलोड का जो विकास है किसके द्वारा किया गया है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। और XSPECT का जो कह सकते हैं इसका जो विकास है ये UR राव उपग्रह केंद्र से अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह ने इसको विकसित किया, यानी कि स्पेस ऑटोनॉमी ग्रुप ने इसको विकसित किया। तो दोनों का एक बार ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1-2 चीज़ें और याद रखनी है। एक्सपोसैट मिशन जो है इसमें कैसे समझना है, देखिए ये हमने इसका बेसिक समझा, ठीक है। अब एक्सपोसैट मिशन का जो उद्देश्य कह सकते हैं वो एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है ना, यानी कि लियो में इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और जानने की बात यहाँ पर की जा रही है, इसके बारे में और जो है निरीक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो निचली सतह जिसको लियो कहते हैं, ठीक है, LEO लियो कहते हैं, उसमें जो है निरीक्षण की और बात के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्पेस में क्या है कि एक्सरे जो स्रोत है उसमें तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करने के तहत भी इसको भेजा जा रहा है, यानी कि स्पेस में जो एक्सरे स्रोत है इसका उद्देश्य क्या है। एक्सपोसैट मिशन, किसी मिशन को भेजा जाता है तो उसके पीछे का कोई उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है कि स्पेस में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जाँच करना भी है, ठीक है। एक हमने ये समझा। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पोलिक्स है, यानी कि पोलिक्स पेलोड क्या है, एक एक्सरे ध्रुवमाणी यानी कि एक्सरे पोलैरीमीटर रूप से कार्य करता है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये कार्य करता है कहाँ कहाँ पर, खगोलीय प्रक्षेपण कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोलिक्स को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एक्सपोसैट मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान अलग अलग श्रेणियों के ब्राइट खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करने के। पोलिक्स का जो उद्देश्य है वो एक्सपोसैट मिशन के जो 5 वर्ष का उसका जीवन काल है ना, उस दौरान में क्या करना है, जो ब्राइट खगोलीय स्रोत है उनका निरीक्षण करना है, दूसरी चीज़, ठीक है। इसके साथ साथ कहता है कि पोलिक्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ये पहला ऐसा पोलैंड है जो विशेष रूप से पोलैरोमेट्री मापन के लिए समर्पित है। तो ये जो पोलिक्स है वो क्या है, पहला ऐसा पेलोड है जो पोलैरीमेट्री यानी कि पोलैरीमेट्री मेजरमेंट्स के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा पेलोड क्या था, XSPECT उपकरण है, ठीक है। तो ये किसके लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में पूछ ले जाएगा। पोलिक्स किसके लिए जाना जाता है, तो आप देखेंगे ये पोलैरीमेट्री मापन के लिए समर्पित है। और XSPECT जो है किसके लिए समर्पित है, तो ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक के लिए समर्पित है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक की जानकारी ये प्रदान करता है XSPECT, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस हमें यहाँ पर याद रखना है, जो 2 पेलोड भेजे गए हैं उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद यहाँ कहते हैं एक्सपोसैट सफल प्रक्षेपण के साथ भारत जो है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन और तारों जैसी खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। यानी कि जो एक्सपोसैट की मिशन ये भेजा जा रहा है, इसके साथ क्या होगा कि भारत ब्लैक होल के बारे में, न्यूट्रॉन तारों के बारे में, ऐसे जो खगोलीय स्रोत है उनके बारे में अध्ययन कर सकेगा और उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। दूसरा देश बन जाएगा मतलब पहला देश कोई ऑलरेडी है, तो वो पहला देश कौन सा है, तो इससे पहले अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने 2021 में IXPE, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, क्या है IXPE, ठीक है। नासा ने 2021 में IXPE यानी कि इमेजिन एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया था, ठीक है, एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया था, ये याद हमें यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। चलिए इसको वापस चलते हैं।
तो यहाँ पर कह रहे हैं इस मिशन के तहत इसरो ने एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद PSLV C65 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे चरण में क्या भेजा है, पोएम 3 की बात कर रहा है, यानी कि PSLV कक्षाई प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम 3 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 नाम दिया गया था। इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, इसको क्या दिया गया, चौथे चरण का जो भेजा गया है पोएम 3 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 इसका नाम दिया गया है। ठीक है, पोएम 3 का फुल फॉर्म आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, कक्षीय प्रायोगिक मॉडल 3 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल 3 की बात कर रहा है। अब इसके साथ साथ जो पोएम 3 के माध्यम से भेजा जा रहा है, पोएम 3 जो भेजा जा रहा है, ये चौथे चरण का जो PSLV C58 है पोएम 3, उसके माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर अन्य 10 जो पेलोड है उनको भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी जो अन्य 10 पेलोड है उनको भी भेजा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि कितने पेलोडों को भेजा जाएगा, तो 10 और भी पेलोड है जिनको भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर 10 के 10 पेलोड तो आप याद कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ विशेष तौर पे जो इंपॉर्टेंट है बस उनको हाईलाइट यहाँ पर कर लेते हैं, उनका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वीस्ट वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट, ये क्या है, लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में, एक बार थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद दूसरा हम जो याद रख सकते हैं वो क्या है, वो है आपका गीता। ठीक है, यानी कि ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर, ये कहाँ पर है, आप देखेंगे ठाणे में है। इसके बाद तीसरा आप याद कर सकते हैं रुद्र 0.3 HPGP, ये भी लिमिटेड आपका एरोस्पेस लिमिटेड बेंगलुरु में है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं, 4-5 नाम हमें देखने हैं। इसके बाद डेक्स यानी कि डस्ट एक्सपेरिमेंट, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैची से लग रहा है, जिससे प्रश्न बन सकता है तो बता दिया, अदरवाइज इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पढ़ लेना है, जो हाईलाइट किया उसको थोड़ा सा ध्यान से दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारों जैसे अध्ययन के लिए एक वेधशाला बनाएगा, जो दूसरा देश होगा। इसके बाद अमेरिका पहला देश है, और मिशन के तहत, ये जो मिशन है एक्सपोसैट मिशन के तहत, इसने एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया। जैसे इसमें मॉड्यूल 3 यानी पोएम 3 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 का इसको नाम दिया गया। इसके माध्यम से पोएम 3 के माध्यम से स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, इसरो केंद्रों के 10 और भी पेलोड अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, उसमें से इंपॉर्टेंट को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसमें फ़िलहाल इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट होती तो मैं आपको यहाँ पर बता देती। याद रखना है 1-2 चीज़ें, जैसे कि पॉलेक्स और XSPCT जो है किस चीज़ के लिए जो है हम कह सकते हैं कि समर्पित है। तो पॉलेक्स जो है आपका पोलरीमेट्री मापन के लिए, और SPECT किसके लिए है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, कॉपिक के लिए जानकारी देता है। ठीक है, अब पेज नंबर 121 पर आ जाइए। यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या कहता है, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये कहाँ पर है, पहले तो ये समझिए, इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च, कॉम्प्लेक्स 398 से लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इस अंतरिक्ष को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। किसके द्वारा, यहाँ पर स्पेस एक्स जो है अंतरिक्ष, स्पेस नासा का जो साइकी अंतरिक्ष को ठीक है, साइकी अंतरिक्ष को स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पर इसकी बेसिक पता चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर साइकी अंतरिक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं इस अंतरिक्ष यान को, यहाँ पर हमने देखा किस किस के द्वारा, कहाँ कहाँ किस सेंटर से जो है लॉन्च किया जा रहा है। और साइकी के बारे में अगर हम पढ़े तो क्या साइकी क्या है, यहाँ पर फुल देखिए इसका, नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है साइकी। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष मिशन क्या है, जिसका नाम है साइकी, यानी कि साइकी नाम के ही धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह जो है, मेटल रिच एस्ट्रॉइड जो है, उसके अध्ययन के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, मेटल रिच एस्ट्रॉइड्स के अध्ययन के लिए इसको शुरू किया गया है, और साइकी नासा एक अंतरिक्ष मिशन है। ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जो चट्टान और बर्फ से ज़्यादा अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। तो ऐसा पहला मिशन जो चट्टान और बर्फ से भी अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का ये अध्ययन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, उससे पहले यहाँ पर इसको समझिए कि साइकी क्षुद्र ग्रह क्या होता है, इसके बाद की बात बाद में है। साइकी क्षुद्र ग्रह क्या है, फिर हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो साइकी क्षुद्र ग्रह जो है, आप देखेंगे खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह है, जिसके कारण से 16 साइकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 16 साइकी भी कहा जाता है।
और इसका प्राचीन नाम अगर हम देखें ग्रीक पौराणिक कथाओं में तो आत्मा की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, सो किसके नाम पर रखा गया? आत्मा की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पर रखा गया। साइकी क्षुद्रग्रह मंगल बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाह्य भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो है ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, इसको पहले हमें समझना है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि एक आप देखेंगे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह का मतलब पहले समझिए, इसके बाद आप साइकी क्षुद्र ग्रह समझ पाएंगे। बेसिकली क्षुद्र ग्रह क्या होता है? छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि बृहस्पति और शनि के बीच में एक बेल्ट सी बनाते हैं, एक बेल्ट सी बनाते दिखते हैं, और फिर क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो साइकी क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाह्य भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। पहली चीज़। अब यहाँ पर होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, शनि या बृहस्पति के पास? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, शनि या फिर बृहस्पति के पास है? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, इस अंतरिक्ष यान के वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। तो हो सकता है वर्ष 2024-25 दे दें, 26 दे दें, तो ध्यान रखना है कि इसको अंतरिक्ष यान का जो टारगेट रखा गया है, साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुँचने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2029 है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे टर्निंग प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक आज का हमारा क्या कहते हैं? तो हमने 2 टॉपिक क्या देखे, नासा का साइकी अंतरिक्ष लॉन्च, और पहला टॉपिक हमने क्या देखा, PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन को हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तुरंत हेजिटेट नहीं होना, तुरंत पूछना, गलत नहीं पढ़ना है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 हमने ये देख ली। होमवर्क मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है किसके पास है, शनि के पास या फिर बृहस्पति के पास, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। अगला टॉपिक क्या कहता है, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया है, यानी कि पहला निजी रॉकेट जो है म्यूरा है यूरोप का। ठीक है, तो किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? कंपनी का नाम एक बार देख लेना है, PLG स्पेस द्वारा म्यूरा 1 जो है पुनर्प्रयोजक रॉकेट को, कौन सा रॉकेट है? पुनर्प्रयोजक रॉकेट है, जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। म्यूरा का अगर हम कहें कि पहला जो है उद्देश्य क्या है, तो म्यूरा रॉकेट का पहला मिशन का पहला उद्देश्य है कि एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि म्यूरा, इसके पहले का नाम क्या था? म्यूरा का पहले क्या नाम था जिसको चेंज करके म्यूरा रखा गया था, वो एरियन 1 है। तो म्यूरा को पहले नाम दिया गया था, एरियन 1 दिया गया था। ठीक है, इसके बाद म्यूरा 1 जो है यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला रॉकेट है, यानी कि किसी यूरोपीय निजी कंपनी के द्वारा ये पहला रॉकेट बनाया गया है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो इसमें बस ये याद रखना है कि ईरान के द्वारा नूर 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। इससे पहले 2 प्रक्षेपण और इसने किए थे, नूर 1 2020 में और नूर 2 2022 में, और नूर 3 2023 में यहाँ पर बात कर रहा है। बस इसमें इतना देखना है। इसके साथ साथ इसमें 1-2 चीज़ें और क्या है आपको देखनी है, बस इतना ही देखना है इसमें। ठीक है, पेज नंबर 122 पर देखिए हम आ गए हैं। 122 पर क्या कह रहा है कि अगला टॉपिक क्या कहता है, PSLV। अब देखिए हमने PSLV पहले क्या देखा था, PSLV C58 देखा था हमने। ठीक है, हमने उसमें उससे कौन सा मिशन भेजा गया था, एरो। देखिए यहाँ लिख देती हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ध्यान देना, PSLV C57 है ये। ठीक है, फिर हमने पहले पढ़ा है PSLV C58। तो ये C58 किससे संबंधित था? ये एक्सपोसेट मिशन से संबंधित था। किससे संबंधित था? एक्सपोसेट मिशन से संबंधित था। ठीक है, एक्सपोसेट मिशन से संबंधित था। इसके बाद PSLV C57 जो है आदित्य L1 से संबंधित है। ठीक है, आदित्य L1 मिशन से संबंधित है ये। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, PSLV C57 पढ़ रहे हैं हम। 58 पढ़ लिए, 57 पढ़ रहे हैं, फिर 56 को भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में इसको समझिए, आदित्य L1 मिशन क्या है? L1 का मतलब क्या होता है कि किसी भी खगोलीय पिंड के बीच में, ठीक है, किसी भी खगोलीय पिंड के बीच में जो लैग्रेंज बिंदु होता है उसको हम L1 पढ़ते हैं। घबराइए नहीं, पढ़ेंगे अभी इसको। ठीक है, अब यहाँ पर
मेन क्या चीज़ हमें याद रखनी है, ये हमें इतना लंबा चौड़ा ना देख के हमें यहाँ पर याद रखना है कि लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, यानी कि लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, इसको पैकिंग एक्चुअली पार्किंग पॉइंट एक तरीके से कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्किंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने जैसे बताया कि किसी भी खगोलीय पिंड के बीच में लैग्रेंज बिंदु जो होता है वो L1 आपका कहलाता है। ठीक है, पहली चीज़। अब इसका लैग्रेंज बिंदु क्या होता है ये, तो इसमें क्या आप देखेंगे, लैग्रेंज बिंदु एक ऐसा स्थित एक स्थल के रूप में हम देखेंगे जिसमें यहाँ पर संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल हैं जहाँ दो विशाल पिंडों पृथ्वी और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और आप देखेंगे कि छोटे पिंडों के द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर ये होता है लैग्रेंज बिंदु। ठीक है, अभी सेंट्रीपेटल जो फोर्स यहाँ पर कह रहा है, ये किसी भी उपग्रह के चक्कर लगाने के कारण होता है। ठीक है, किसी भी उपग्रह के चक्कर लगाने के कारण ये फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देखिए समझ आए यहाँ पर। इससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ समझ लेते हैं, ये फोर्स की जो बात कर रहे हैं, इत्यादि चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, इसमें थोड़े मूवमेंट बेसिक्स में हम चलते हैं। बेसिक में यहाँ पर आइए देखते हैं, इसमें बेसिक में हमें क्या समझना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर L1 और इन सब की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको L1 यहाँ पर देखिए, अच्छा चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको कई सारे L1 और L2 L3 की बात करें। यहाँ पर दो विशालकाय पिंडों वाली कुछ सी गुरुत्वाकर्षीय प्रणाली किसी के लिए लैग्रेंज बिंदु की संख्या कुल 5 होती है, तो L2 5 होती निरूपित किया गया। अब यहाँ पर जो दिया गया उसको ऐसे समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो L1 है वो सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य होता है। देखिए ये आपका क्या है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर आपको, चलिए मैं इसको समझाती हूँ। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर सन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर सन है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या अर्थ है। ठीक है, सन है, ये अर्थ है, तो L1 आपका यहाँ होगा। इसके बाद L2 यहाँ पर इसको भेजा जाएगा। इसके बाद L4 और L3 कहाँ होगा आपका, L3 आपका होगा सूरज के सबसे नज़दीक, फिर L4 यहाँ पर होगा और फिर आपका यहाँ पर होगा L5। ठीक है, तो आप देखेंगे सूरज और पृथ्वी के बीच में L1 और ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आप कह रहे हैं कि L1 जो है सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य में स्थित होता है और L1 की रणनीतिक स्थिति सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर और निर्बाध रूप से आपको अवलोकन कर सकता है। ठीक है, तो कुल कितने 5 होती है L5, दो विशालकाय पिंडों वाली किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए लैग्रेंज बिंदु की संख्या 5 होती है, जो हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से अवस्थित होती है। और ये L1 L2 L3 L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने देखा। फिर अब एक चीज़ और इसी के संदर्भ में अभी जो हम पढ़ेंगे, तो एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें क्या क्या है। देखिए, अब इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम बेसिक की ओर बढ़ते हैं। अब बेसिक की ओर यहाँ पर क्या हम देखेंगे, चलिए इसको समझिए। अब जैसे यहाँ पर आदित्य L1 यानी कि सूरज के लिए जो ये बात कर रहे हैं, या फिर हम सूर्य पृथ्वी, तो हम सारे ग्रहों की एक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सन है। ठीक है, ये क्या है आपका सन है। तो सन किससे बना है, ये देखेंगे किससे है, यहाँ पर होगा आपका H2 और He। ठीक है, H2 और He से। ठीक है, इसके पास नज़दीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर मैं एक पिक्चर देना था लेकिन ठीक है नहीं दे पाई। सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझिए, सूरज। इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर बुध आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, बुध आता है, यानी कि मरकरी, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर बुध यानी कि मरकरी। फिर आपका आएगा वीनस, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, शुक्र की बात कर रहा है। फिर आपका अर्थ आएगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा मार्स यानी कि मंगल। फिर आपका यहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति। फिर आपका सैटर्न यानी कि शनि। फिर आपका आएगा अरुण यानी कि यूरेनस। फिर आपका आएगा नेपच्यून यानी कि वरुण, और प्लूटो को तो हटा ही दिया गया यानी कि यम। ठीक है, प्लूटो। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये क्रम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि अब 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए सोलर सिस्टम के बेसिक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपसे बोला है सबसे ज़्यादा तापांतर कौन सा ग्रह है, तो बुध के पास जो सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा है, तो बुध के पास है। किसके पास तापांतर सबसे ज़्यादा है, बुध के पास है। ठीक है,
इसके बाद आपको बोला जाएगा बुध के पास सबसे ज़्यादा तापांतर है, यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट करती जाती हूँ, ठीक है। अभी और भी चीज़ें समझाऊंगी, घबराना नहीं है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया, अभी समझाऊंगी। सबसे ज़्यादा तापांतर किसके पास है, बुध के पास है, ठीक है, ठीक है। किसके पास है, बुध के पास आपके पास है, यानी कि मरकरी के पास में है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मरकरी के पास, ठीक है। तो सोलर सिस्टम को जब हम यहाँ समझ रहे हैं, इसको देखिए मेन पिक्चर से, चलिए मैंने पिक्चर डाउनलोड ही कर लिया, इसको समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह के पास है, तो बुध के पास है, यानी कि मरकरी के पास है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें पेंसिल चलेगा, देखती हूँ। तो मरकरी के पास जो है सबसे ज़्यादा तापांतर है, किसके पास है, मरकरी के पास सबसे ज़्यादा तापांतर है, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल चला के देखती हूँ चल रहा है या नहीं। सबसे ज़्यादा तापांतर किसके पास है, मरकरी के पास है आपका, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है हमें, यहाँ क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध के पास है, और सबसे छोटा ग्रह भी आपका मरकरी यानी कि बुध है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह अगर कहा जाए तो शुक्र है, यानी कि वीनस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह अगर, सबसे ज़्यादा चमकीला, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह अगर कहा जाए तो कौन सा है, आपका शुक्र है, यानी कि आपका जो है वीनस कहलाता है। और अगर भोर का तारा कहा जाए या शयन काल का तारा कहा जाए तो आपका कौन सा है, शुक्र ही होता है, यानी वीनस होता है। पृथ्वी की 3 बहन की संज्ञा अगर दी जाए तो कौन है, तो भी शुक्र है, यानी कि वीनस है, ठीक है। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड से युक्त होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और मार्स के पास आप देखेंगे 23 उपग्रह होते हैं, जो कि फोबस और डिमोस, आप देखेंगे फोबस और डिमोस से बने हुए हैं। तो मार्स क्या है, के पास जो है 2 उपग्रह, माफ चाहती 3 नहीं बल्कि 2 उपग्रह, मार्स के पास 2 उपग्रह, यानी कि किसकी बात करें, मंगल के पास यहाँ पर 2 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद आप और 2-3 चीज़ें देखेंगे, जैसे होमवर्क के तौर पे आपको यहाँ पर साथ साथ में एक चीज़ और कर लेनी होगी कि पृथ्वी एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी के पास जो एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, आप बताइएगा होमवर्क में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है जुपिटर होता है आपका, सबसे बड़ा क्या है, जुपिटर है आपका। इसके बाद यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें हमने देखा है और क्या यहाँ पर देखा है, माफ़ी चाहती हूँ सॉरी, ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखनी, वो क्या चीज़ है, वो इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी जो है ना, अब आपको एक चीज़ और समझनी, बेसिक से इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन अगर हम पूछे तो कितना, पृथ्वी कितने बार घूर्णन करती है, तो आपको ये याद रखना, पृथ्वी की घूर्णन जो है 23 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पृथ्वी की जो घूर्णन है, इसको और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। पृथ्वी की जो यहाँ पर घूर्णन की बात कर रहा है, पृथ्वी कितने दिन में, मतलब कितने बार घूर्णन करती है पृथ्वी, तो यहाँ पृथ्वी घूर्णन करती है, आपको याद रखना होगा बेसिक के तौर पर 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड यहाँ पर 21 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो इसका घूर्णन हो गया। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का परिक्रमण कितना होता है, पृथ्वी का परिक्रमण अगर देखा जाए तो 366 डेज, ठीक है, 366 डे 9 मिनट, ठीक है, 9 मिनट। इसके बाद आएगा आपका 9.51 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ नहीं रहा है इसलिए नहीं लिख पा रही हूँ, तो 9 इतना होगा। तो घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण याद रखना है। इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें हमें क्या याद रखनी, वो भी इसके साथ साथ समझ लीजिए, क्योंकि हालांकि तो सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा ही रहे हैं, वो बहुत बेहतर पढ़ा रहे होंगे। देखिए उपसौर जो है, यहाँ पर 2 टर्म और आता है, उपसौर और अपसौर। क्या आता है, उपसौर यानी कि जिसको हम कहते हैं परिहेलियन, क्या कहते हैं, परिहेलियन कहते हैं, परिहेलियन कहते हैं। और एक आपका दूसरा टर्म होता है अपसौर, ठीक है। उपसौर और अपसौर, उपसौर मतलब दूर से, पास से होता है, कि जैसे स्टूडेंट और टीचर पास पास पढ़ के बैठते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं उपसौर। उपसौर को परिहेलियन और अपसौर को कहते हैं अपरिहेलियन, ठीक है। क्या कहते हैं, अपरिहेलियन, ठीक है, अपरिहेलियन कहते हैं। और अपसौर कब होता है, अपसौर आपका देखते हैं आपका उपसौर होता है 3 जनवरी को। इसके बाद आपका उपसौर होता है 4 जुलाई को, ठीक है। याद रखना, उपसौर आपका 3 जनवरी को और अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है।
यहाँ तक क्लियर है। अब हम वापस अपनी जो है उस पर चलते हैं। यहाँ पर हमने ये समझा, इसके बाद आप देखेंगे घूर्णन को हमने समझा, ठीक है, अपसौर उपसौर को हमने यहाँ पर समझा। ये 2-3 चीज़ें जो थी बेसिक के तौर पर आपको याद रखनी है। तो इस पिक्चर में मैंने जो जो आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आया है इसलिए आपको बताया जा रहा है, नहीं तो उतना वो नहीं था, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, क्या वो चीज़ है कि जैसे 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को और प्लस 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमें ये याद रखना है, दिन और रात इक्वल होते हैं। तो बेसिक के तौर पर हमने समझा, होमवर्क के तौर पर मैंने आपको दिया कि जो है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का हमें नाम बताना है, ठीक है। इनका सीरीज़ भी याद रखना है कि भाई कौन जो सबसे नज़दीक है, कौन सबसे दूर है। और एक चीज़ देखिए, पेज नंबर खोलिए अपना 125, मेरे साथ साथ खोलिए पेज नंबर 125 पे देखिए, आपको सौर मंडल के उपग्रह दिखाई दे रहे होंगे, उनके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए लिस्ट दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि मरकरी, जैसे कि आप देखेंगे शनि जो है ना, शनि के पास कितने उपग्रहों की संख्या है, 146 है। बृहस्पति के बाद 96 है। बस आपका शुक्र और बुध जो है, वीनस और मरकरी, ठीक है, वीनस और मरकरी के पास 0 उपग्रह हैं, वीनस और मरकरी के पास 0 उपग्रह हैं। और फिर इसके बाद पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, वही मैंने आपसे पूछा होमवर्क में, वो कौन सा है। इस तरह से कई सारे हैं। तो एक बार सीरीज़ भी याद रखना है कि सीरीज़ क्या याद रखना है कि भाई बताना है हमें कि क्या इनका सीक्वेंस है और किसके पास कितने उपग्रह हैं, वो थोड़ा सा देख लें, कितने उपग्रह टोटल वो देख लेना, उनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसको पढ़ लेना है आपको। यहाँ पर समझाया इसलिए क्योंकि आदित्य L1 के बारे में यहाँ पर आ रहा है और कई सारे पृथ्वी सूरज इन सब की बात करें, तो हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर हम और क्या देखने वाले थे, ये हमने देखा। इसके बाद हम यहाँ पर आदित्य L1 की जो बात करें, PSLV C57 आदित्य L1, इसी में देखेंगे कि ये 7 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है, ये इसके अध्ययन से पता चलता है। तो ऐसा नहीं कि 7 के 7 पेलोड आपको याद रखने होंगे, नहीं रख पाएंगे याद, है ना। बस 1-2 चीज़ें आपको याद रखनी, ट्रिक बना लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे कि वो 7 पेलोड कौन से हो सकते हैं, उनका एक एक शब्द का ट्रिक होना चाहिए, ताकि अगर आपसे बाई चांस बहुत ही बुरी स्थिति आ गई कि पूछ ही लिया, तो आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कि दृश्यमान उत्सर्जन, ठीक है, सौर पराबैंगनी, इसके बाद ऊर्जा एक्सरे हो गया, इसके बाद यहाँ पर उच्च ऊर्जा L1 या ऑर्बिटरी, ऐसे करके याद रख लीजिए। आदित्य सौर पवन हो गया, प्लाज्मा उसमें आ रहा है टर्म में, या फिर त्रिअक्षीय आ रहा है, इस तरह से एक टर्म देख लीजिए, बस उसका रीड कर लीजिएगा, ताकि बाई चांस अगर सीक्वेंस में बोल दिया गया कि 7 वैज्ञानिक पेलोड में कौन सा इसमें शामिल नहीं है और कुछ बीच में डाल दे और आपसे गड़बड़ हो जाए, तो ऐसे हालांकि पूछना नहीं चाहिए, पर बहुत ही बुरा दिन हुआ तो पूछ भी सकते हैं, कुछ पता नहीं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस तरह से ट्रिक के साथ अपना आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है नवमित्र डिवाइस क्या है। तो नवमित्र डिवाइस का, ये इसरो ने जो है नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण, इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस बनाया। तो इसका मतलब किसी सेफ्टी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस बनाया, यानी कि किसी सेफ्टी पर्पज से इस डिवाइस को बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो उपकरण है, ये मत्स्य यानी कि फिशिंग वेसल पर स्थापित किया गया है, यानी कि केरल पर नींदारा उपनगर में किया गया है, जहाँ इस उपकरण को एक मत्स्य नौका यानी कि फिशिंग वेसल पर स्थापित किया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होगा, इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को में सुधार करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। पहला ये है इसका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है ये, कि फिशिंग फील्ड की भी पहचान करेगा, यानी कि मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की भी पहचान करने में मदद करेगा, और इस प्रकार से मत्स्य पालन के क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहयोग देगा। यानी कि जो मछुआरे हैं उनकी तो मदद करेगा ही, इसके साथ साथ जो फिशिंग फील्ड्स हैं वो भी उनको इंगित करने में उसमें मदद करेगा, और जो समुद्री यात्राओं के दौरान जो समस्याएं आती हैं उसमें भी ये मददगार होगा। इसीलिए इसका सेफ्टी की बात करता है, ठीक है। इसके नाम में इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे, इस उपकरण को इसरो ने अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने होंगे, किसके संदर्भ में, नवमित्र डिवाइस के संदर्भ में, ठीक है। पूछ सकते हैं नवमित्र डिवाइस किससे संबंधित है, या उसका उद्देश्य पूछ सकते हैं।
इसके बाद आता है विक्रम वन का अनावरण। तो विक्रम वन जो है ये आप देखेंगे रुकाई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम वन रॉकेट का अनावरण किया। तो किसके द्वारा किया गया ये यहाँ पर देखा, और ये इनका पहला वाणिज्यिक रॉकेट है, यानी कि वाणिज्यिक रॉकेट में ये पहला है। कौन सा? विक्रम वन। ठीक है, विक्रम वन जो है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है, और ये इतने किलोग्राम, इतने किलोमीटर की ऊंचाई ये तय कर सकता है। यहाँ पर एक ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विक्रम वन पूरी तरह से कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है। विक्रम वन पूरी तरह से कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है, और ये 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ये बस याद रखना है कि कार्बन फाइबर निर्मित ये रॉकेट है विक्रम वन। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वाणिज्यिक रॉकेट तो ये पहला है, बट विक्रम वन से पहले आप देखेंगे इनके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा जो पहला रॉकेट तैयार किया था, पहला रॉकेट, वो विक्रम एस था। ठीक है, और इसका नाम विक्रम एस था। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओवरऑल पूछा जाए तो विक्रम एस पहला इनका रॉकेट रहा है इस कंपनी का। लेकिन अगर विक्रम वन के बारे में पूछा जाए कि पहला वाणिज्यिक रॉकेट, तो वो आपका विक्रम वन है, जो पूरी तरह से कार्बन फाइबर युक्त है। ठीक है, जबकि ये अगर देखा जाए विक्रम वन इनका दूसरा रॉकेट है। ओवरऑल विक्रम वन दूसरा है और ओवरऑल में विक्रम एस पहला है। लेकिन अगर वाणिज्यिक रॉकेट पहला पूछा जाए तो विक्रम वन ही होगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब लूना मिशन, भाई जब हमने चंद्रयान का वो भेजा, तो उतनी देर में जो है रूस ने भी चंद्र लैंडर मिशन बना दिया, लूना मिशन। ठीक है, हालांकि विफल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 1976 में, इसके बाद 2023 में 47 वर्षों के द्वारा आप देखेंगे चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने के उद्देश्य से पहला चंद्र मिशन, लूना मिशन, रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो कि हालांकि बाद में आप देखेंगे कि टकराकर ये सतह पर से टकराकर पहले ही नष्ट हो गया था। ठीक है, ये ऐसा है कि ये मिशन जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है वेगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था, लेकिन ये नष्ट हो गया। अच्छा देखिए, ये जो रूसी अंतरिक्ष द्वारा विज्ञापित किया गया 20 अगस्त 2023 को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वहाँ पर लैंड हो जाता। तो क्या हमारा फिर जो चंद्रयान 3 है वो दूसरा दक्षिण साउथ पोल पे पहुँचने वाला दूसरा जो है मिशन होता भारत का, मतलब भारत का पहला, भारत का दूसरा पूरा ओवरऑल अगर वर्ल्ड में अगर लूना हो जाता मिशन सक्सेसफुल, तो चंद्रयान 3 जो है, ठीक है, चंद्रयान 3 जो हमने भेजा था साउथ पोल पर, फिर वो दूसरा मिशन कहलाता, मतलब दूसरा पोजीशन पे कहलाता कि दूसरी बार में पहुंचा, पहला फिर ये होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये पहुंच जाता तो हम सेकंड पोजीशन पर आते, क्योंकि ये 20 अगस्त को पहुंचता और हम पहुंचे हैं 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पेस डे होता है, इसलिए यहाँ पर नेशनल स्पेस डे को देख लेना है आपको। ठीक है, फिर हम सेकंड पोजीशन पर आ जाते, लेकिन इसलिए पहला विश्व में हमारा भारत देश है जिसपे साउथ पोल पर इसको लैंड किया है, क्योंकि लूना वहाँ पर नष्ट हो चुका था पहले पहुँचते ही। ठीक है, इसके बाद पहुँचने से पहले नष्ट हो गया था। इसके बाद हमने PSLV C57 PSLV C57 और 58 हमने देखा। अब हम PSLV C56 DSAR मिशन देखते हैं। ये कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया इसके द्वारा। ठीक है, तो ये DSTA-ST इंजीनियर सिंगापुर के द्वारा है। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, इसको हम बस ऐसे ही देखना है हल्का सा। हम आगे निकलते हैं। इसमें अगला टॉपिक है यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बात कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। आइए इसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की जो बात है, हमें पता है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपित किया गया है, और ये LV-M3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान है। कौन सी? चौथी परिचालन उड़ान है ये, जो चंद्रमा में आप देखेंगे साउथ पोल पर इसको भेजा गया है। ठीक है, अब मेन फीचर्स हमें क्या याद रखते हैं? चंद्रयान 3 के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल है, यानी कि इंडिजीनियस प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैडर मॉड्यूल और रोवर है। तो इसमें लैडर और रोवर के सहायता के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उसमें उपयुक्त यूज़ की गई हैं, या कह सकते हैं इसमें संलग्न है, उसको हम ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उससे पहले यहाँ देखिए कि 23 अगस्त 2023 को
लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक वहाँ पर लॉन्च करा दिया गया था। इसी के साथ भारत जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन जाता है। साउथ पोल में चौथा देश किस हिसाब से बनता है, यहाँ पर चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश, यानी कि चंद्रमा पर और भी 3 देश जो है पहुँच चुके हैं, जैसे अमेरिका, रूस, सोवियत संघ और चाइना। लेकिन अगर साउथ पोल में कहा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर जो सॉफ्ट लैंडिंग की वो कौन सा देश है, भारत का चंद्रयान 3 है। विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है भारत, जो कि चंद्रयान 3 जो दक्षिणी पोल पर यानी कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है पहली बार। ठीक है। और चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, जब वो चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम शिव शक्ति के नाम से जाना गया है, याद रखना है। और 23 अगस्त को क्या होता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है, नेशनल स्पेस डे होता है। तो अपनी डायरी में ये नोट कर लीजिएगा जहाँ पर दिवस लिख रहे होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तिरंगा नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें देखनी है, जैसे इसरो ने क्या किया है कि विक्रम लैंडर, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसरो ने विक्रम लैंडर में, अब विक्रम लैंडर में यहाँ पर मैं लैंडर लिख दे रही हूँ। ठीक है, लैंडर लिख दे रही हूँ। ये आपका लैंडर है, एक तरफ आपका रोवर है। ठीक है, एक तरफ आपका लैंडर, एक तरफ आपका रोवर है। अब लैंडर में दो क्या क्या चीज़ें संलग्न थी, इसको हमें देखना है। लैंडर में देखिए 2 चीज़ें संलग्न थी, वो क्या क्या है, जैसे कि कास्टे, यानी कि इसका फुल फॉर्म हम अगर यहाँ देखेंगे तो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो पहला तो हमारा हो गया यहाँ पर क्या क्या संलग्न था, कास्टे, यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के प्रयोग द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास सॉइल के तापमान के मापन में सफलता प्राप्त की थी, पहली चीज़। ठीक है, विक्रम लैंडर में जो लैंडर में संलग्न था, पहला लैंडर में जो लैंडर में संलग्न था वो था कास्टे। फिर दूसरा क्या था, दूसरा आपका तो था, यहाँ पर हमने कास्टे को देखा। इसका पहले में हम इसको समझ लेते हैं, इसने क्या क्या काम किया कि चंद्रमा की सतह पर आप देखेंगे इस अध्ययन के अनुसार पता चला कि वह स्थल जहाँ लैंडर स्थित है चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर के आसपास का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो उसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, एकदम ऑपोजिट है, मतलब एकदम चेंज हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर, है ना। तो इसने ये पता लगाया, हमें ये पता करना है। इसके साथ साथ तापमान की भिन्नताएं ये भी बताती है कि चंद्रमा की जो टॉप सॉइल है ना, एक शक्तिशाली क्या है, थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। ये थर्मल इंसुलेटर के रूप में यानी कि तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो जो इसका टॉप सॉइल है यानी कि ऊपरी सतह पर जो टॉप सॉइल हमें मिला है उससे पता चलता है ये थर्मल इंसुलेटर का काम करती है। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है। अब प्रज्ञान रोवर में, अब हमने लैंडर में पढ़ा क्या संलग्न था, कास्टे था, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण इसमें लगाया गया था। वहीं रोवर में हम देखेंगे 2 चीज़ें क्या संलग्न थी, तो उनका नाम याद रखना है, जैसे कि LIBS यानी कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान रखना है क्योंकि हाईलाइटेड नहीं है ना, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो रोवर में क्या संलग्न था, लिप्स यानी कि लेज़र इंट्रोड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से पहली बार साउथ पोल के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की यथास्थिति मापन यानी कि इन सीटू मेजरमेंट में सफलता प्राप्त की। तो रोवर में जो ये संलग्न था, इसने क्या पता किया, इन सीटू मेजरमेंट्स के बारे में, चंद्रमा की सतह के बारे में हमें यहाँ पर बताया है। और इस शोध के फलस्वरूप हमें पता चला है कि यहाँ पर सल्फर की काफ़ी उपस्थिति हुई है। सल्फर के बारे में पता चला है कि यहाँ पर सल्फर की उपस्थिति काफ़ी है। इसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सल्फर के साथ साथ और कितने अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कौन किन क्षेत्रों में इसने पता लगाया है, जैसे एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, यहाँ पर कैल्शियम पाया गया है, आयरन पाया जा रहा है, टाइटेनियम पाया जाए, आयरन क्रोमियम पाया जा रहा है, इनकी उपस्थिति का भी पता लगाया है। तो सल्फर के साथ साथ और कितने अतिरिक्त पदार्थों की बात बताता है ये, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के भी बारे में पता करता है। इसके पश्चात मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति का ये पता चला है किससे, रोवर में जो संलग्न लिप्स है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण से हमें ये पता चलता है। दूसरा क्या था इस रोवर में संलग्न, क्या था, एपेक्स यानी कि अल्फा पार्टिकुलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एपेक्स यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पार्टिकल, ओके माफ़ी चाहती हूँ, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर के साथ साथ कुछ माइनर एलिमेंट्स की उपस्थिति भी प्रस्तुत की है, जिसके बारे में भी पढ़ा है।
ठीक है। ये हमने देखा कि रोवर में, ठीक है, रोवर में जो दो चीज़ें संलग्न थी वो थी एपेक्स और दूसरा था आपका लिब्स। यहाँ पर लेज़र लिब्स यानी कि LIBS लेज़र इंट्रोड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर इसको जो है पढ़ ली हैं। ठीक है, पहली रोवर में क्या थी, दूसरी रोवर में क्या संलग्न थी। ऐसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा है कि लेडर के बारे में। तो लेडर में पहली चीज़ कास्टेज संलग्न थी, दूसरी चीज़ एक अब मुझसे मिस हो गई, वो देख लीजिए। वो ये है कि लेडर में जो दूसरा चीज़ संलग्न थी वो क्या थी, रंभा। रंभा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव इनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इतना टफ नाम है इसलिए रंभा याद रखेगा। तो लेडर में दूसरा जो चीज़ संलग्न थी, जो उपकरण था, उसका नाम था रंभा। और रंभा क्या है, ये दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया था इसने। ठीक है, इसने क्या किया था, इस उपकरण की मदद से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का इसने मापन किया था। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखनी कि लेडर में दो उपकरण कौन कौन से थे और रोवर में दो उपकरण कौन कौन से थे और उनके काम क्या क्या थे, वो हमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो पीटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि लेडर में जैसे संलग्न में हमने ये सब देखा। इसके बाद अगले चंद्र मिशन के तहत क्या हुआ, इसरो के द्वारा जाक्सा, यानी कि जाक्सा क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से लुपेक्स मिशन का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगला जो आपका चंद्र मिशन होगा, अगला जो चंद्र मिशन होगा वो क्या होगा, आपका लुपेक्स होगा। लुपेक्स क्या, लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये किस किस की मदद से किया जाएगा, संयुक्त रूप से किया जाएगा, इसरो और प्लस जापान यानी कि जापान के जैक्सा। ठीक है, जैक्सा जो है ये इस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से लुपेक्स मिशन को संचालित किया जाएगा। तो हो सकता है पूछ ले लुपेक्स किसके संयुक्त किस किस के साथ जो है मिशन को संचालित किया जाएगा, तो इसरो और जैक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो फिलहाल के लिए आज हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि साइंस के टॉपिक है, तो हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट लाइक मी, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो आपको समझने में। कल हम आएंगे इसी टॉपिक में, आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें आज हमने पार्ट 1 को यहाँ पर कवर कर लिया है। पार्ट 1 को हमने कवर कर लिया है यहाँ पर, यानी कि कल हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो हम आगे के टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं GSLV F12 ये वो करके सारी चीज़ें हम इसमें अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी इत्यादि को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कल भी टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियोस कभी कभी आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बार होता है, इस पर बहुत मेहनत लगती है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस चीज़ की गारंटी। इसलिए आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।